हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और टॉपिक हमारा है क्वांटम नंबर। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आप यदि इसको ध्यान से नहीं समझोगे तो ये आपके ऊपर भी जा सकता है ना। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि इस टॉपिक के अंदर क्वांटम नंबर को हमें बिल्कुल अच्छे से, है ना, बिल्कुल आराम के साथ और शांति के साथ इसको सही ढंग से समझना है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो क्वांटम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। अब ये नंबर हमें किसके बारे में बताते हैं? तो क्वांटम नंबर हमारे जो होते हैं वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर, कौन से सब शेल के अंदर, कौन से ऑर्बिटल के अंदर और कौन से डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसकी पूरी जानकारी हमें इन क्वांटम नंबर से प्राप्त होती है। तो ये जो क्वांटम नंबर होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के नंबर होते हैं और 4 प्रकार के जो नंबर होते हैं उन्हीं की वैल्यू से, है ना, वो 4 नंबर की वैल्यू आपको मिलेगी और 4 नंबर की वैल्यू से आप ये पता कर पाएंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, कौन से ऑर्बिट के अंदर, कौन से डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। उसकी पूरी जानकारी हमें इन क्वांटम नंबर से प्राप्त होती है ना। तो कैसे प्राप्त होती है और कौन कौन से ये क्वांटम नंबर होते हैं उसके बारे में हम शुरू करते हैं। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमारा टॉपिक शुरू करते हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है उसको सबसे पहले समझते हैं। क्वांटम नंबर हमारा होता है द ऑब्टेन्ड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर आर रिक्वायर्ड एंड दिस आइडेंटिफिकेशन नंबर आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर। मतलब एटम के अंदर, है ना, इन एन एटम, है ना, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, टू ऑब्टेन्ड, है ना, हमें प्राप्त होती है किससे? तो 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर, 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर से उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है ना। आर रिक्वायर्ड मतलब उन 4 नंबरों की आवश्यकता होती है जिससे हमें उस इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। एंड दिस आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब ये जो 4 प्रकार के जो आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्वांटम नंबर कहलाते हैं। अब वो 4 प्रकार के आइडेंटिफिकेशन नंबर कौन कौन से हैं उसके नाम आपको बता देता हूँ, है ना, कि वो 4 नंबर कौन कौन से हैं। तो हमारा उसमें पहला नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा नंबर हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा नंबर हमारा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ हमारा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 नंबर ऐसे नंबर हैं जिसकी सहायता से एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, कैसे और कौन से डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है इन 4 क्वांटम नंबर से। तो ये जो 4 प्रकार के जो नंबर हैं उनके कुछ सिंबल है ना। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लिखते हैं n से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लिखते हैं स्मॉल l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिखते हैं हम m से, है ना, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लिखते हैं s से, है ना। तो ये सिंबल भी आपके ध्यान में होने चाहिए क्योंकि आपके जब न्यूमेरिकल्स जो आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, तो उसमें आपको ये सिंबल दिए हुए रहेंगे ना, इनके नाम लिखे हुए मिलने वाले नहीं है। तो सिंबल से आपको पता करना है कि आपको कौन सी वैल्यू दी गई है, ठीक है। यदि n की वैल्यू है तो वो हमारे किसकी नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। यदि आपको l की वैल्यू दी गई है तो वह हमारे किसकी है? एजीमुथल क्वांटम नंबर की। फिर यदि आपको m की वैल्यू दी हुई है तो वो हमारी है किसकी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। और यदि s की वैल्यू आपको दी है तो वो कौन से क्वांटम नंबर की है? स्पिन क्वांटम नंबर की। तो ये चारों जो सिंबल है वो चारों क्वांटम नंबर के नाम को, है ना, हमें शो करते हैं। ओके, अब ये चारों जो क्वांटम नंबर हैं वो किस किस के बारे में बताते हैं, किस किस के बारे में हमें जानकारी देते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो किसकी जानकारी हमें देता है, तो वो जानकारी देता है हमारे शेल की। शेल जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। शेल कौन से, न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना, जो बोर ने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जिस पथ के अंदर, है ना, जिस एनर्जी लेवल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो एनर्जी लेवल हमारा होता है उसका शेल, है ना, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। तो ये शेल, जैसे ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर ये जो आपको जो राउंड दिखाई दे रहे हैं वो राउंड हमारे क्या हैं, तो वो राउंड हमारे हैं शेल। जैसे ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल, है ना, उसके बारे में अभी आगे और चर्चा करने वाले हैं। क्लियर। तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो किसके बारे में बताता है, तो वो नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है ना, कौन से शेल के अंदर मूव कर रहा है। दूसरा हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमारा क्या बताता है, तो उस शेल के अंदर जो सब शेल है ना, शेल के अंदर भी पार्ट हैं, तो शेल के अंदर जो पार्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सब शेल। तो इलेक्ट्रॉन उस शेल के कौन से सब शेल के अंदर है उसकी वैल्यू बताता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एल की वैल्यू से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा क्या बताता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा बताता है ऑर्बिटल, है ना, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अब शेल के अंदर तो होते हैं सब शेल और सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। तो वो कौन से ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। कौन कौन से होते हैं अभी इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, सब शेल के अंदर भी कौन से ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन हैं, उस इलेक्ट्रॉन की हमें जानकारी प्राप्त होती है। कौन से क्वांटम नंबर से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और चौथा हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर है उस ऑर्बिटल के अंदर कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या तो वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में मूव करता है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कौन से क्वांटम नंबर से, स्पिन क्वांटम नंबर से प्राप्त होती है। क्लियर। तो ये जो चार प्रकार के जो क्वांटम नंबर जो होते हैं उन चारों से हमें जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो कहाँ पर मूव कर रहा है, कहाँ पर होता है, उसकी पूरी जानकारी, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। तो एक एक करके हमें डिटेल में समझना है चारों को, है ना। अभी तो मैंने केवल इन्फॉर्मेशन दी है, अब इन चारों को हमें डिटेल से ये पढ़ना है कि ये नंबर जो लिखा है तो ये कौन से नंबर होते हैं और उनकी वैल्यू किस किस प्रकार की होती है ना। तो उन नंबरों की जो वैल्यू है हम उसको एक एक करके चारों को डिटेल से समझते हैं। तो इसमें पहला हमारा है कौन सा, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या समझने वाले हैं, कौन से क्वांटम नंबर के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वांटम नंबर कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या है, एन। क्लियर। तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था, तो वो दिया था हमारा गिवन बाय बोर, है ना। तो मतलब ये जो चार क्वांटम नंबर हैं तो चारों को देने वाले अलग अलग साइंटिस्ट हैं कि ये वाला क्वांटम नंबर इसने दिया था, ये इसने दिया था, ये इसने दिया था। तो इसमें हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा किसने दिया था, बोर ने दिया था, है ना। जैसे आपको पहले से पता है कि न्यूक्लियस के चारों और ये जो शेल के बारे में जो जानकारी किसने दी थी, बोर ने दी थी। क्लियर। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में भी जानकारी देने वाला हमारा कौन सा साइंटिस्ट है, तो बोर है ना, जिन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस के चारों ओर जो शेल होते हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान की थी। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इट रिप्रेजेंट द नेम एंड एनर्जी ऑफ द शेल, मतलब ये जो क्वांटम नंबर हमारा है, जो एन की जो वैल्यू है वो एन की वैल्यू क्या बताती है, तो जो हमारे जो शेल होते हैं उस शेल का एक तो नेम बताता है और साथ में वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लेवल भी बताता है। कौन बताता है, तो ये शेल जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो शेल होते हैं वो हमें उस शेल के जो नेम है, नंबर है और एनर्जी का लेवल, उसकी जानकारी या उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा कौन,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो उसको शो करती है। क्लियर। उसके बाद है हमारा इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी साइज, ये इसके बारे में ध्यान देना। यहाँ पर ये जो क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, ऑर्बिटल की साइज बताता है। क्या बताता है ये, ऑर्बिटल की साइज, ध्यान रखना है ना। फिर आगे जो दूसरे क्वांटम नंबर है उसमें कुछ और बताएंगे, है ना, ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे लेकिन कुछ और बताएंगे। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, ऑर्बिटल की साइज को बता रहा है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, तो एक तो ये बताता है ऑर्बिटल की साइज को, दूसरा क्या बताता है, एंड द एनर्जी लेवल, है ना, जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूम रहा है उसकी एनर्जी का लेवल भी बताता है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो जो इलेक्ट्रॉन जो जहाँ उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन, इलेक्ट्रॉन जहाँ है उसका एक तो एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर है उसकी साइज के बारे में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ एन। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, क्वांटम नंबर है तो नंबर मतलब एन की वैल्यू, तो वो एन की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, तो वो एन की वैल्यू होती है एन लाइज बिटवीन 1 टू इन्फिनिटिव। 1 से शुरू होगी और कहाँ तक होगी, इन्फिनिटिव तक होगी, है ना। तो 1 से इन्फिनिटिव तक हमारी एन की वैल्यू हो सकती है। इट मीन्स एन बराबर क्या हो सकता है, एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 4 के बाद इन्फिनिटिव तक चलती रहती है ना। तो करस्पॉन्डिंग नेम ऑफ द शेल, है ना, मतलब जो वैल्यू जो होती है 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंग उनके नेम भी होते हैं। नेम क्या होते हैं वो बोर मॉडल के अंदर हमने इसको डिटेल से पढ़ा है कि हमारे n बराबर 1 शेल के लिए क्या नेम होता है, तो k नाम होता है। n बराबर 2 के लिए कौन सा नेम होता है, l। n बराबर 3 के लिए कौन सा नेम होता है, m। और n बराबर 4 के लिए कौन सा नेम होता है, n, है ना। तो जैसे n बराबर 5 हो तो उसके लिए कौन सा नेम हो जाएगा, o। क्लियर। तो इस प्रकार से जितने आगे शेल होंगे उतने नेम हम आगे दे सकते हैं। ओके, डैश डैश डैश। क्लियर। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें शेल के बारे में जानकारी देता है और वो शेल उस न्यूक्लियस के चारों ओर, जो पहला नंबर का शेल होता है उसको n बराबर 1 कहते हैं जिसका नाम k होता है। दूसरा नंबर का जो शेल होता है उसका नाम हमारा क्या है, k होता है। तीसरे नंबर का जो शेल होता है उसका नाम होता है m और चौथे नंबर का शेल होता है उसका नाम n, और भी आगे हो तो उसके नाम हम दे सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू हमें क्या बताती है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारी बताती है नंबर ऑफ शेल। शेल के बारे में हमें ये जानकारी प्रदान करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। क्लियर। तो ये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हमें जो दूसरे जो क्वांटम नंबर पढ़ने हैं कौन कौन से, एक तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। इन दोनों को विशेष रूप से समझना है क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना ज़रूरी है, तो ये जो टेबल मैंने जो बनाई है इसको आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ये टेबल आपको याद है तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों को समझने में आपको ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। तो अब ये टेबल के अंदर मैंने क्या लिखा है, कौन सी बात याद रखनी है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप अपने दिमाग के अंदर इसको डायरेक्ट बैठा लें। क्लियर। तो शुरू करते हैं, मैंने टेबल के अंदर क्या बताया है। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है, एक तो लिखा है मैंने यहाँ शेल, मतलब ये इस लाइन के अंदर मैंने क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ शेल, है ना। नंबर ऑफ शेल मतलब n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। क्लियर। जैसे ये n बराबर 1 जिसको हम k शेल कहते हैं, n बराबर 2 जिसको हम l शेल कहते हैं, n बराबर 3 जिसको m शेल कहते हैं और n बराबर 4 जिसको हम कौन सा शेल कहते हैं, n शेल कहते हैं। ओके, तो ये तो हमारे हो गए शेल। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर कि ये जो शेल होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, सब शेल होते हैं, मतलब उसके भी डिवाइडेशन है, उसके अंदर भी आगे पार्ट होते हैं। तो कौन कौन से सब शेल होते हैं वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ना, कि जैसे हमारा ये सब शेल है ना, तो पहले वाले शेल के अंदर फर्स्ट वाला शेल, ये फर्स्ट वाला शेल है ना,
फर्स्ट वाले शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं वो हमारा होता है एस, है ना। कौन सा होता है? एस होता है, एस सब शेल। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 1s लिखा है ना। 1s का क्या मतलब है? मैंने तो कहा कि इसके अंदर एस सब शेल होता है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले शेल के अंदर जो सब शेल होता है वो तो एक सब शेल होता है, उसका नाम क्या होता है? एस। लेकिन ये एस सब शेल है वो कौन से शेल के अंदर है? पहले शेल के अंदर है, इसलिए इसका मैंने नाम क्या लिखा है? 1s। क्लियर? तो ये 1s हमारे पहले शेल का क्या है? सब शेल। दूसरे शेल के अंदर हम जा रहे हैं ना, n बराबर के अंदर तो केवल एक शेल है ना, s। दूसरे शेल के अंदर हम बात करते हैं n बराबर 2, l शेल के अंदर हमारे कितने सब शेल हैं? तो दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो s और एक p। क्लियर? तो s वाले का नाम क्या हो जाएगा? 2s, और p वाले का नाम क्या हो जाएगा? 2p। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे l शेल के अंदर कितने प्रकार के सब शेल होते हैं? 2 प्रकार के सब शेल। कौन कौन से? तो एक तो होता है S और दूसरा होता है P। S और P 2 सब शेल हमारे होते हैं सेकंड वाले शेल में। ओके, फिर बात करते हैं हम थर्ड वाले शेल की। तो थर्ड वाले शेल के अंदर कितने शेल होते हैं? 3 शेल होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है हमारा S, दूसरा होता है हमारा P और तीसरा हमारा होता है D। मतलब तीसरे शेल के अंदर 3 सब शेल होते हैं, है ना। कौन कौन से? तो पहला S, दूसरा P और तीसरा D। तीनों के नाम क्या हो जाएंगे तीसरे शेल में? इसलिए 3S, 3P और 3D। ये तीनों क्या हो गए? उन सब शेलों के नाम हो गए। ओके, तो तीसरे शेल के अंदर कितने सब शेल? 3 सब शेल। कौन कौन से? S, P और D। क्लियर? उसके बाद हम जाते हैं हमारे चौथे शेल के अंदर। चौथे शेल के अंदर कौन कौन से सब शेल होते हैं? कितने सब शेल होते हैं? तो चौथे शेल के अंदर हमारे होते हैं 4 सब शेल, है ना। 4 सब शेल होते हैं हमारे। कौन कौन से? तो S, P, D और F। 4 सब शेल हमारे होते हैं चौथे शेल के अंदर। कौन कौन से? नाम क्या हो जाएंगे? ये हमारे 4th शेल में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 4S, 4P, 4D और 4F। चारों के आगे क्या लग जाएगा? 4 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे कौन से शेल के हैं? 4th वाले शेल के हैं, इसलिए उनके नाम हो जाएंगे 4S, 4P, 4D और 4F। तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि हमारे जो शेल होते हैं, शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल होते हैं। सब शेल भी कितने कितने होते हैं? तो पहले वाले के अंदर 1 सब शेल, दूसरे वाले के अंदर 2 सब शेल, तीसरे वाले के अंदर 3 सब शेल, चौथे वाले के अंदर 4 सब शेल, और यदि 5वां होगा तो उसमें कितने सब शेल होंगे? 5 सब शेल होंगे। ओके, तो ये हमारा सब शेल कौन कौन से होते हैं वो भी आप ध्यान से सुन लें। पहले वाले के अंदर होता है एक ही सब शेल होता है, वो होता है हमारा S। दूसरे वाले के अंदर 2 होते हैं। कौन कौन से? S और P। तीसरे वाले में कौन से होते हैं? तो 3 S, P और D। और चौथे वाले में होते हैं हमारे 4 S, P, D और F। तो ये तो हो गए हमारे चारों शेलों के अंदर सब शेल कौन कौन से होते हैं। तो ये चीज़ आपको परमानेंट अपने दिमाग में फिक्स रखनी है ना, फिक्स आपको याद रखनी है। यदि ये आपको पता नहीं है तो फिर आपको केमिस्ट्री सही ढंग से समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल इसको भूले नहीं, है ना। 100% आपके दिमाग में ये होनी चाहिए। क्लियर? और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कौन से शेल के अंदर कौन से सब शेल होते हैं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो सब शेल होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। उनके अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल। सब शेल कौन कौन से? S, P, D और F, है ना। ये 4 प्रकार के सब शेल हैं, उनके अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं तो ऑर्बिटल के नाम तो वही होंगे S, P, D और F। लेकिन यदि उसमें एक से ज़्यादा हो तो उनके नाम अलग अलग होंगे। क्लियर? अब हमारे कौन से सब शेल में कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं उनके नंबर आपको ध्यान में रखना है ना। जैसे हमारा S सब शेल है तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, P सब शेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, D सब शेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, F सब शेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल है। ये 4 प्रकार के जो सब शेल है उसके अंदर कितने कितने ऑर्बिटल हैं वो आपको ध्यान रखना है। और वो भी याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप ध्यान से देखें कि जैसे ये हमारा सब शेल है S, है ना। तो S के अंदर मैंने कितने ऑर्बिटल लिखे हैं? कितने ऑर्बिटल लिखे हैं? ये 1। मतलब S के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल, केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। क्लियर? फिर उसके बाद में हम जाते हैं P के अंदर। P के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो P के अंदर होते हैं हमारे
3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। तो s के अंदर होता है 1 ऑर्बिटल, p के अंदर होता है 3 ऑर्बिटल। फिर उसके बाद करते हैं हम d के अंदर। तो d के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, तो d के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल। क्लियर। तो ये हमारे d सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। फिर उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं f सब शेल की। तो f सब शेल में हमारे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि s जो सब शेल है उसके अंदर तो 1 ऑर्बिटल होता है, p सब शेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद में जो हमारा तीसरे नंबर का जो d सब शेल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, और चौथा हमारा जो f सब शेल है उसके अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। मतलब हमारे ओड नंबर के हिसाब से ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं ना। आगे यदि मान लो और कोई भी सब शेल होता तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते, तो 7 से फिर क्या हो जाता, 9 ऑर्बिटल होते। क्लियर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो मैंने बताया कि शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं उनके नंबर बताए। क्लियर। अब बताते हैं उनके नेम, कि जैसे हमारे s के अंदर 1 ऑर्बिटल है तो उसका क्या नाम होगा, p के अंदर 3 ऑर्बिटल है तो उसका नाम क्या होगा, d के अंदर 5 ऑर्बिटल है तो उसका नाम क्या होगा, और जो f में 7 ऑर्बिटल है तो उनके नाम क्या होंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्लियर। तो ये जो ऑर्बिटल हैं उनके नाम आपके सामने आ रहे हैं। जैसे 1s है ना, तो s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा 1s, है ना। अब ये यहाँ पर 1 क्या बता रहा है, तो 1 हमारे n की वैल्यू को बता रहा है ना, कि वो हमारा s सब शेल है वो कौन से शेल के अंदर हो, तो पहले शेल में। तो पहले शेल में हमारा सब शेल कौन सा, 1s, और 1s के अंदर भी ऑर्बिटल कौन सा, तो 1s ऑर्बिटल। क्लियर। ये हमारा 1s ऑर्बिटल जो एक ही ऑर्बिटल होता है, क्योंकि s सब शेल के अंदर हम जानते हैं कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल। ओके। दूसरी बात करते हैं हमारे सेकंड वाले शेल के अंदर। सेकंड वाले शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, तो 2 सब शेल होते हैं। कौन कौन से, एक तो s होता है और एक p होता है। दोनों के नाम क्या होंगे, तो एक तो 2s और दूसरा 2p। अब दोनों के अंदर जो ऑर्बिटल, तो 2s के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 ऑर्बिटल होगा। उस 1 ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, तो ये दूसरे शेल के अंदर 2s जो सब शेल है उसके अंदर 1 ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, 2s। क्लियर। उसके बाद हमारा दूसरा सब शेल कौन सा, तो 2p। 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल कौन कौन से, उसके नाम ध्यान रखना है ना। तो ये हमारा दूसरा शेल, दूसरे शेल के अंदर हमारा 2p सब शेल। 2p सब शेल के अंदर ऑर्बिटल हमारे कौन से, तो 2px, 2py और 2pz। तीनों एक्सिस के आधार पर 3 ऑर्बिटलों के 3 नाम हो गए, 2px, 2py और 2pz। तो इसमें यहाँ पर हमारे ये तीनों क्या हो गए, ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, जो p सब शेल के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे प्रकार के शेल में ना। तीसरे शेल के अंदर कौन से सब शेल होते हैं, तो तीसरे में 3 सब शेल होते हैं। कौन कौन से, s, p और d। s, p, d के नाम क्या हो जाएंगे, तो 3s, 3p और 3d। अब तीनों के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं वो भी मैंने बता दिया कि s वाले के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है तो उसका नाम हो जाएगा 3s, है ना। जैसे ये s वाले के अंदर n बराबर तीसरे शेल के अंदर जो 3s ऑर्बिटल है उसके अंदर 1 ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, 3s। फिर उसके बाद में जो दूसरा सब शेल कौन सा है, 3p। 3p के अंदर कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। तीनों के नाम क्या हो जाएंगे, तो ये यहाँ हो जाएंगे, ये 3p के अंदर हमारे 3 ऑर्बिटल, उसके नाम हमारे हो जाएंगे 3px, 3py और 3pz। यहाँ पर भी p के नाम वही रहेंगे, है ना, px, py और pz, लेकिन वो कौन से शेल के अंदर है उसके अनुसार उसके आगे नंबर आ जाएगा, है ना। जैसे दूसरे शेल के अंदर है तो 2px, 2py, 2pz, और तीसरे शेल के अंदर है तो 3px, 3py और 3pz। ये ऑर्बिटल के क्या हो जाएंगे, नाम। क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं ये तीसरे शेल के अंदर जो हमारा तीसरा सब शेल कौन सा, 3d। अब 3d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, d सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। अब वो 5 जो ऑर्बिटल होते हैं 3d के अंदर, ये तीसरे शेल के अंदर जो 3d सब शेल है उसके अंदर जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो d ऑर्बिटलों के नाम जो 5 नाम है वो कौन से होते हैं, वो आपको याद रखना है। कौन से होते हैं, तो पहला नाम हमारा है 3d, है ना, 3 तो सब में आएगा,
ओके, तो पहला ऑर्बिटल हमारा है dxy, दूसरा हमारा है dyz, तीसरा हमारा है dxz, चौथा हमारा है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद पांचवा हमारा है dz स्क्वायर, है ना। तो सबके आगे हम 3 लगा देंगे तो नाम क्या हो जाएंगे, 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3dz स्क्वायर। ये 5 प्रकार के जो d ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे d सब शेल के अंदर होते हैं, और यदि वो d सब शेल हमारे तीसरे में है तो सबके आगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गए हमारे तीसरे शेल के अंदर। अब जब हम चौथे शेल के अंदर जाएंगे तो चौथे शेल का तो आप बता दोगे, क्योंकि मैंने 3 का बता दिया, तो चौथे का तो बिल्कुल इजी से आप बता दोगे, है ना। तो चौथे के अंदर कितने सब शेल होते हैं, तो 4 सब शेल। कौन कौन से होते हैं, तो 4s, 4p, 4d और 4f, है ना। 4s, 4p, 4d और 4f, ये 4 प्रकार के सब शेल। और 4 प्रकार के सब शेल के अंदर कितने कितने ऑर्बिटल, तो 4s के अंदर हमारा होता है 1 ऑर्बिटल, 4p के अंदर होते हैं हमारे 3 ऑर्बिटल, उसके बाद में 4d के अंदर होते हैं हमारे 5 ऑर्बिटल, और 4f के अंदर होते हैं हमारे 7 ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं उनके भी क्या क्या नाम होंगे, है ना। जैसे 4s के अंदर जो 1 ऑर्बिटल है तो उसका नाम क्या होगा, 4s, है ना। 4s ही होगा क्योंकि उसके अंदर तो एक ही ऑर्बिटल है, इसलिए उसका नाम भी वही क्या होगा, 4s, है ना। तो सब शेल भी 4s और ऑर्बिटल भी 4s। उसके बाद में हमारा 4p सब शेल है, उसके अंदर जो 3 ऑर्बिटल होंगे वो कौन से होंगे, तो 4px, 4py और 4pz। ये हमारे तीनों p ऑर्बिटल, px, py और pz, है ना। तो आगे तीनों के आगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4px, 4py और 4pz, ये हो गए हमारे तीनों p ऑर्बिटल। फिर उसके बाद हम बात करेंगे d ऑर्बिटलों की। d ऑर्बिटल हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन से शेल के अंदर है, चौथे शेल में। तो नाम क्या हो जाएंगे, d के 5 नाम कौन कौन से, तो 4dxy, 4dyz, 4dxz, 4dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट 5वां होगा हमारा 4dz स्क्वायर। ये हमारे 5 कौन से होंगे, d ऑर्बिटल। फिर उसके बाद में जो 4f के अंदर जो 7 ऑर्बिटल होते हैं वो भी 7 अलग अलग नाम होते हैं ना, उसके नाम आपको ये भी याद रखने नहीं है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बता दूंगा, अभी इसके नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 11th के अंदर आपके इतने ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं, 4f वाले के नाम आपको अभी याद रखने नहीं है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद में ये जो 2 क्वांटम नंबर जो हमें आगे शुरू करनी है, उसको शुरू करने से पहले ये आपको पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, पूरा आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि एक तो शेल कौन से होते हैं, शेल के अंदर सब शेल कौन से होते हैं, और सब शेल के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल जो उसके नंबर जो होते हैं, कितने कितने नंबर होते हैं ऑर्बिटल के, तो ऑर्बिटल के कितने नंबर होते हैं और उनके क्या क्या नेम होते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। ओके, क्योंकि ये याद नहीं होगा तो आपको एक तो एटम का स्ट्रक्चर आपको सही समझ में नहीं आएगा, और ये जो क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो भी आपको सही ढंग से दिमाग में बैठने वाली नहीं है। और जब ये दिमाग में नहीं बैठेगा तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपका कभी सही होने वाला नहीं है। तो आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।